नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, तो जो भी साथी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। स्पेशल उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। तो आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला हमारा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा ऑप्शन है गांधी जी। तो भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया 1946 में। और यह जो योजना है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा और एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए उद्देश्य से भेजी गई थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1946। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? पहला हमारा ऑप्शन है रेलवे, दूसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन, तीसरा ऑप्शन है जल परिवहन और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा। तो भारतमाला जो परियोजना है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत परियोजना है जो भारत सरकार की एक केंद्रीय सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है और इसका उद्देश्य है पूरे देश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और दूर दराज के इलाकों को जोड़ना, माल और यात्रियों की आवाजाही को कुशल बनाना तथा आर्थिक विकास को गति देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? पहला हमारा ऑप्शन है दूध उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है कपास उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है गेहूं उत्पादन और चौथा ऑप्शन है तेल उत्पादन। तो श्वेत क्रांति का संबंध है वो है दूध उत्पादन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसे जाना जाता है? तो दूध उत्पादन, ठीक है। और ये भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में शुरू की गई एक परियोजना थी और इस क्रांति के कारण भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ये भी आपको मतलब जानकारी के लिए ज़रूरी है। कभी कभी ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड है ये किसके मतलब नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 के दशक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1942 और चौथा ऑप्शन है 1919। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की थी। 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी
और इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ना था और गांधी जी ने अपने लगभग 78 अनुयायियों के साथ मिलकर समुद्र तट से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? पहला हमारा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा हमारा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा हमारा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा हमारा ऑप्शन है बलबन। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, गाजी मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा हमारा ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, तीसरा हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा हमारा ऑप्शन है राम मोहन राय। तो नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। कब लिखा? तो 1858 से 1859 में लिखा था गया। एक बंगाली भाषा का नाटक है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जो नील दर्पण है वो किस भाषा का नाटक है, तो बंगाली भाषा का नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला हमारा ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1764, तीसरा ऑप्शन है 1857 और चौथा ऑप्शन है 1526। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके जो फ्रांसीसी सहयोगियों को हरा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जून 1757। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन थे? फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन थे? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है चाणक्य। तो फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की थी और इसे भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से में फैलाया था। 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो पहला हमारा ऑप्शन 245, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 252 और चौथा ऑप्शन है 275। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो है 250 और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। और 12 जो सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव के आधार पर नामित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। और लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 552। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है शिलांग, तीसरा ऑप्शन है अगरतला और चौथा ऑप्शन है कोहिमा। मेघालय की राजधानी है शिलांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है नीला ग्रह, दूसरा ऑप्शन है लाल ग्रह, तीसरा ऑप्शन है गैस दानव और चौथा ऑप्शन है उजला ग्रह। तो पृथ्वी ग्रह को हम नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है लिथियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो सबसे जो हल्की धातु है वो है लिथियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद क्षार धातु है जिसका घनत्व बहुत कम होता है और ये पानी से भी हल्की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? पहला हमारा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन, तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कब किया था? तो 1876 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी जो स्थापना है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 1969 15 अगस्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग और चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और एम.एस. स्वामीनाथन जिन्होंने 1960 के दशक में उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों को पेश करके गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि की और भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। वहीं विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आपको ऑप्शन देना नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है यकृत, लीवर
तीसरा ऑप्शन है गुर्दा और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती भी मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है कोरिया और चौथा ऑप्शन है थाईलैंड। तो जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, क्योंकि ये पूर्वी एशिया में स्थित है और जहाँ सूर्य दुनिया के अधिकांश हिस्सों की तुलना में सबसे पहले उगता है, इसीलिए उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है हिंदी और चौथा ऑप्शन है ब्रज भाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अखबार ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? अखबार ए जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो अखबार ए जहांगीरी, जहांगीरी से आप याद कर सकते हो कि ये जो आत्मकथा है वो जहांगीर की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय नौसेना का पिता कहा जाता है? पहला हमारा ऑप्शन है शिवाजी महाराज, दूसरा हमारा ऑप्शन है अकबर, तीसरा हमारा ऑप्शन है हैदर अली और चौथा ऑप्शन है टीपू सुल्तान। तो भारतीय नौसेना का पिता शिवाजी महाराज को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बल्गारिया की मुद्रा क्या है? बल्गारिया की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है लेव, दूसरा ऑप्शन है यूरो, तीसरा ऑप्शन है डॉलर और चौथा ऑप्शन है दिनार। तो बल्गारिया की मुद्रा है लेव, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पित्त किस अंग में संग्रहित होता है? पित्त किस अंग में संग्रहित होता है? पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है आंत। तो पित्त है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला हमारा ऑप्शन है साहित्य, दूसरा ऑप्शन है खेल, तीसरा ऑप्शन है सिनेमा और चौथा ऑप्शन है विज्ञान। तो ऑस्कर अवार्ड है वो फिल्म किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप अपनी ईमानदारी से बताएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।